आज के जो टूल्स हैं अरेजर सीजर नाइफ, ये थ्री डिफरेंट वेज हैं टू अरेज जो भी आपके पास कंटेंट आर्टबोर्ड पे पड़ा उसको अरेज करने के लिए होता है। हर एक की अपनी जगह पे यूटिलाइजेशन है, लेकिन उससे पहले मैं क्लोज करना चाहूंगा कल का टॉपिक अगर आप लोगों को याद हो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में मैं पाथ करवा रहा था। पाथ में मैंने आपको जॉइन बता दिया, पाथ में मैंने आपको एवरेज बता दिया, पाथ में मैंने ऐड एंकर पॉइंट बता दिया, रिमूव एंकर पॉइंट बता दिया। इसके अलावा जो ऑप्शंस रह गई हैं उनको मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। ठीक है। पादुकात, आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो और आपको उसकी आउटलाइन को रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट शेप की आउटलाइन रिक्वायर्ड है। एज ए होल पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसकी आउटलाइन चाहिए। तो आउटलाइन दो तरह से आप लेके आ सकते हो। एक तरीका है ऑब्जेक्ट में एक्सपैंड, आपको याद होगा मैंने एक ऑप्शन करवाई थी आपको एक्सपैंड करने की, एक्सपैंड से भी ये काम हो जाता है। और दूसरा है आज की ऑप्शन जो बताने लगा हूं। मिसाल के तौर पे ये देखो, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉल्ट मैं कर लेता हूँ, डिफॉल्ट करने के बाद इसका वेट मैं बढ़ा देता हूँ। ये वेट मैंने बढ़ाने के बाद अगर आपको कहूँ कि चलें फिल भी कर लेता हूँ कलर, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसकी स्ट्रोक चाहिए या आउटलाइन चाहिए, तो इसको लाने के लिए एक सिंपल सा वे हमारे पास होता है। आप ऑब्जेक्ट में जाओ और ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके आप इसकी आउटलाइन को क्रिएट करवा लो। ये ऐसे होता है। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसके, ये एक्शन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एज ए होल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक फिल है और एक स्ट्रोक है। अगर मैं आपको कहूँ स्ट्रोक को सेपरेट कर दो फ्रॉम योर फिल, ठीक है, तो आपको मैंने दो तरीके बताए हैं आज। एक तरीका ये हो सकता है एक्सपैंड, फिल अलग कर दो, स्ट्रोक को अलग कर दो। ओके, ये लो हो गया, चेक कर लो। अब ये दोनों को अलहदा करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अनग्रुप करना पड़ेगा, ये जरूर कर लेना। अब आप चेक कर लो, आपका फिल एक अलग से ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी ऑब्जेक्ट ही बना है और ये भी एक ऑब्जेक्ट बना है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। इस पर अगर आप क्लिक करो तो एक बड़ी मजे की चीज नजर आती है कि ये एक फिल पार्ट है, ये जो आपका फिल पार्ट है, ये एक ये ऑब्जेक्ट के इनसाइड ये आपका ये स्ट्रोक भी नजर आ रहा है। स्ट्रोक अगर आप इसका भी लगाना चाहो, इसका भी अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहो लगा सकते हो। ये देखो, कलर दे दूं डिफरेंट ताकि नजर आए आपको। रेड कर देता हूं, ये लो, रेड स्ट्रोक कर देता हूं, चेक करो। इस पे मैं लाइन स्टाइल भी खूबसूरत सा लगा देता हूं, ये लो। अगर आपको कोई कहे इसको भी अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, करूं क्या? वन मोर टाइम। अच्छा, याद रखना जब आप किसी शेप के इनसाइड डिफरेंट आपका विड्थ प्रोफाइल लगाते हो, जो कि मैंने इधर से लगाया, ये वाला, ये विड्थ प्रोफाइल यहां से मैंने लगा दिया। अब ये एक्सपैंड नहीं होगा बल्कि एक्सपैंड अपीयरेंस के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कर दो या ये कर दो, एक ही बात है। अपीयरेंस का मतलब जिस तरह की लुक है ना, उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट सेपरेट कर दो। फिल भी है इसकी और इसका स्ट्रोक भी है, ये लो, कुछ नहीं मांगेगा। हुआ ये है कि आप अनग्रुप करो, चेक करो, देख रहे हो आउटलाइन अलग हो गई, जो उसकी फिलिंग थी वो अलग हो गई। तो कभी आपको इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो तो एक्सपैंड या एक्सपैंड अपीयरेंस से ये काम कर सकते हो, मतलब सेपरेट कर सकते हो, फिल को अलग कर सकते हो, आउटलाइन को अलग कर सकते हो, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने काम आपको सारा करके दिखाया स्टूडेंट्स, इसका एक सेकंड तरीका भी होता है, वो आज की ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, इसके अंदर मैं स्ट्रोक भी लगा देता हूं। अगर इनको मैंने अलग अलग करना हो, पहली ऑप्शन मैंने बता दी है एक्सपैंड, दूसरी ऑप्शन ये है जो हम ऑब्जेक्ट में पाथ में यूज करेंगे, ये आउटलाइन स्ट्रोक। क्लिक कर दो, जैसे आप क्लिक करोगे साइड पे क्लिक करो और इसको आप अनग्रुप कर दो, ये लो, देख रहे हो काम वही है, सेम सेम। ठीक है, चाहे एक्सपैंड से कर लो, चाहे आप क्रिएट आउटलाइन कर दो। करता क्या है, आउटलाइन को अलग कर देता है और आपका फिल को अलग कर देता है। अब ये एज ए होल ऑब्जेक्ट अलग से बन गया, ये देख रहे हो, ये फिल दिख रही है इसकी, स्ट्रोक मैंने
नन किया हुआ है। स्ट्रोक अगर आप लगा के इसको भी फिर दोबारा से स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दो, फिर उसका भी अलग हो जाएगा पार्ट, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले करके भी दिखाया। पहले मैंने करके दिखाया था इसको एक रेक्टेंगल पे, इस बार मैं करके दिखा रहा हूं एक सर्कल पे। कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, अगर आप स्ट्रोक को मजीद डिफरेंट दिखाना चाहो, जैसे ये स्टाइल प्रोफाइल जिसे बोलते हैं, यहां से जाके ये कर दो, ये कर, चले इस बार ये करते हैं। अब देखो, इसको मैं वन मोर टाइम, चाहे मैं एक्सपैंड अपीयरेंस कर लूं या पाथ में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, सेम जॉब करेगा। ये लो, साइड पे क्लिक करो, अनग्रुप पहले कर लेना, इसको क्लिक कर लेना, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद ये देखो, ये देख रहे हो, इस तरह ये आउटलाइन क्रिएट करता है। नाम ही इसका है पाथ की क्रिएट कर दो आउटलाइन, वो कर देते हैं। ठीक है, कभी अगर आपको जरूरत पड़े इस तरह का कोई क्रिएट करना हो ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्ट में पाथ में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक नया वर्जन क्रिएट कर देगा। बिग साइज करना या स्मॉल करना ये आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे ये काइंड ऑफ एग आप बनाते हो, एग बनाता हूं इसको मैं। अब एग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं, ये डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, फिल इसकी इस वक्त वो वाइट है, अगर फिल रखनी है रखो, ऑफ करनी है ऑफ कर दो, चले रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। फिल इसका कोई लाइट सा कलर ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं अगर इसको एग की शेप में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसके एंकर्स को थोड़ा सा पुश डाउन करना पड़ेगा। दोनों एंकर्स जो सेंटर वाले हैं, ये दोनों एंकर सेंटर वाले, ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ऐसे दरमियान वाले, और डाउन कर देता हूं थोड़ा सा। डाउन कर दो, चाहे आप एरो की से कर दो, चाहे माउस से कर दो। अगर मैं आपको कहूं इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट बना दो, इससे बड़ा बना दो या छोटा बना दो, क्या करोगे आप इसकी कॉपी निकाल लोगे। ठीक है, तो थोड़ा साइज बड़ा कर दोगे, या मैं कहूंगा छोटा कर दो, छोटा कर दोगे, एक तो ये कर सकते हो। इसी सेम शेप को बिग और स्मॉल करना हो आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके छोटा कर लो, बड़ा कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाओ, इसका आप ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर दो, ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर दो। जैसे ऑफसेट पाथ पे क्लिक करोगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे आप साइज, जो करंट साइज है उससे 0.1389 ये बड़ा किया हुआ है, और बड़ा करो 0.375, और बड़ा करो 0.5, और बड़ा करो, तकरीबन मैंने 1 इंच बिग साइज कर दिया। एक्चुअल तो ये बड़ा हुआ है, ये इसके अराउंड एक बिग साइज का ऑफसेट के थ्रू आपने बना के रख दिया। ये अगर आप ओके करोगे तो ये एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एक तो बना हुआ छोटा, एक बड़ा हुआ बड़ा। अगर आप इसे छोटा करना चाह रहे हो तो छोटा भी कर सकते थे, एग्जैक्टली करना है 0 कर दो, एग्जैक्टली पे 0, बिल्कुल इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेम साइज का। छोटा करना है छोटा कर लो, ये देखो, अब आपकी मर्जी है, बिग करना था स्मॉल करना था, आप क्या जैसे प्लान करोगे उसके मुताबिक ये आपके लिए कर देगा। ओके करो। अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको आप सेपरेट निकाल के भी रख सकते हो। तो बाद वक्त आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ बराबर में उसका स्मॉलर वर्जन चाहिए होता है या बिगर वर्जन चाहिए होता है। बिग करना है बिग कर लो, स्मॉल करना है स्मॉल कर लो। ये एक एग की शक्ल को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया। अगर आपको कहूँ कि ये जो इसके एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं वो राउंड है, आप कोई ऐसी शेप लो जिसके एजेस या कॉर्नर राउंड नहीं होते, तो उस पर देखना ये क्या करता है। ऑप्शन का नाम है ऑफसेट पाथ। ये देखो, इस बार मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लेने लगा हूं जिसके एजेस शार्प है। मिसाल के तौर पे स्टार ले लेता हूं, ये देखो एक स्टार बनाया। जरा गौर करना, मैं कुछ इसकी सब ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करने लगा हूं। अगर मैं इसका स्मॉलर वर्जन क्रिएट करना चाहूं तो क्या होगा, इसका बिग वर्जन क्रिएट करना चाहूं तो क्या होगा। दो तरीके थे, कॉपी पेस्ट करके साइज बड़ा या छोटा कर लो। दूसरा वे ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में जाके यहां से इसको ऑफसेट पाथ कर दो। जैसे आपने क्लिक किया, चेक कीजिएगा जो लास्ट टाइम आपने एक्शन किया था उसके मुताबिक इसने इसका स्मॉलर वर्जन बना दिया। सेम चाहिए 0 पे सेम भी आ जाएगा, बड़ा चाहिए ये बड़ा भी हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की समझ आ गई होगी। इससे एग्जैक्टली आपको
कितना बिग या स्मॉल चाहिए एग्जैक्टली इंचेस में आपको दिख रहा होता है कि पूरा इसको 1 इंच बड़ा कर दो या आधा इंच बड़ा कर दो, तो ये आधा इंच बड़ा कर देते हैं। अब मैं जो समझाने वाली चीज है जो मैंने आपको दिखानी है वो इसका जॉइन वैल्यूज हैं। ये जॉइन मतलब ये जो जॉइंस होते हैं, ये जॉइन जहां जहां आपको जॉइंस नजर आ रहे हैं, चेक कीजिएगा क्या होने लगा है। एक मीटर की ऑप्शन होती है, एक राउंड की ऑप्शन होती है। राउंड ये करेगा, गो का लोगो देखा था, उसमें कुछ इस तरह का आप कर सकते हो शेप बना के उसका, ये एग्जैक्टली आप इसको कर सकते हो। अभी ये स्टार था 5 लेग्स वाला, 6 का नहीं हो सकता, 7 का नहीं हो सकता, ये तो आपको आता है। उसके ऊपर ये लगा दो। क्या ख्याल है, ये क्या करता है, आपके जो जॉइंट्स हैं उनको शार्प करना है, मीटर कर दो। अगर राउंड करना है तो राउंड कर दो। एक और ऑप्शन होती है, वो बेवल की होती है, ये भी कर सकते हो। ये देखो, ये चपटा कर देगा, देख रहे हो, ये आपके जितने जॉइंट्स हैं उनको क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, कट्स डाल देगा। इसको बड़ा करोगे तो ये कुछ इस तरह का रिस्पॉन्ड करेगा, एक लेवल आएगा, ये कुछ इस तरह बन जाएगा और शेप को इस तरह करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस इसका व्यू कौन सा जनरेट करना चाह रहे हो। डाउन करो, डाउन 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 डाउन, एक्चुअली वेरी वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ये इस तरह की शेप है। जैसे जैसे फार होगा लाजमत इससे साइज, इसके सेगमेंट्स को भी बिग साइज में करेगा, तो ये शेप थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट नजर आनी शुरू होगी। छोटा करो, ये लो, ये देखो, शेप देख रहे हो, ये लो, पॉलीगॉन में चली गई। उसके जितने भी इनर जो आपके कट्स हैं वो बराबर में आ जाते हैं, पॉलीगॉन की शक्ल में चले जाते हैं। तो ये बेवल के थ्रू आपने अगर इस तरह का कंटेंट अपना सेट करना हो, बनाना हो, तो यहां से बना लीजिएगा। अब तीनों में फर्क है वो मैंने आपको बता दिया। एक है मीटर, शार्प एजेस, एक है राउंड जिसमें राउंड एजेस होंगे, और थर्ड वाला आपका इसमें है बेवल। अब आप इसमें से किसको लाइक कर रहे हो, किसको बनाना चाह रहे हो, यहां से डिसाइड कर लेना। और जब ये कर लेते हो ओके, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इसको सेपरेट करना चाहो, साइड पे क्लिक करके इसको सेपरेट कर सकते हो। इसको कतन वो जरूरत नहीं होती है अनग्रुप करने की, इसमें अनग्रुप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अनग्रुप करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ग्रुप नहीं बनाता बल्कि एक सेपरेट ऑब्जेक्ट ही बना के रख देता है। ठीक है, इस प्रीवियस सेक्शन में आपको अनग्रुप करना पड़ा था, इसमें जरूरत नहीं होती, अनग्रुप ही होता है। तो आप इस तरह ये ऑब्जेक्ट का इस तरह का वर्जन अगर आपको क्रिएट करना हो फ्रॉम योर स्टार, यू कैन डू इट। और इसी तरह जहां जहां आपके ऐसे ऑब्जेक्ट से शेप्स है जिसमें खास तौर पे कॉर्नर्स हो, उनको आप यहाँ पे जरूर देखना। अगर आप पॉलीगॉन बनाओगे, पॉलीगॉन में भी इसी तरह, ये देखो 6 साइड वाली पॉलीगॉन बना दी, ये 6 साइड वाली पॉलीगॉन आ गई। 8 करनी है, 10 करनी है, 12 करनी है, आपकी मर्जी है। इसके ऊपर भी अगर आप गौर करो, ये आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मेन्यू में जिसका नाम है पाथ। पाथ में ऑप्शन का नाम है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ से आप ये देखो बेवल कर रहा है, शार्प करना है, मीटर कर दो। देखो एजेस देखो शार्प है, ये अब पॉलीगॉन है, स्टार है या रेक्टेंगल है। राउंड करना है, राउंड कर दो। थोड़ा बिग करोगे तो आपको इसकी वेरिएशन नजर आएगी। ये देखो एजेस सॉफ्ट है मतलब राउंड है, शार्प यहां से होते हैं मीटर से, यहां से राउंड होते हैं, और थर्ड वन इज बेवल। अब आप किस तरह का रिक्वायर्ड है शेप को नया उसका कॉपी जो बनते जा रही है ऑफसेट से, जब ये बन जाए इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी होता है, टेक्स्ट लिखते हैं, ऑफसेट पाथ टेक्स्ट के लिए देखते हैं। हेडलाइन मैंने कोई बनानी है, हेडलाइन मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। करने के बाद फॉन्ट शॉन्ट जो लगाना है लगा दो एक दफ़ा सोच समझ के। ठीक है, फॉन्ट यहाँ करेक्टर पैनल में जाके आप जो भी आपको रिक्वायर्ड फॉन्ट है यहाँ से ले लेना। ठीक है, जब ये आपने फॉन्ट ले लिया, साइज कर दिया, अब इसके ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे, आपकी ऑप्शन, ऑप्शन का नाम है ऑफसेट पाथ। इसको हम आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, शेप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप करने के बाद इसके ऊपर आप पाथ में जाके ऑफसेट पाथ में ये काम कर लें, वैल्यू इज वेरी हाई, कम कर देते हैं। ये देखो, ये ऑफसेट पाथ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बेवल ऑप्शन के थ्रू करना है
यहाँ मीटर करना है, शार्प एजेस देख रहे हो, हेडलाइन का एच पे गौर करो, मीटर में, राउंड में एच पे गौर करो, एच पे गौर करो, शार्प है, राउंड है और बेवल भी है। देख रहे हो कट्स, देख रहे हो कितने खूबसूरत, ये लो। और ये जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए इसको सेपरेट कर सकते हो। इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप करने से हर चीज अलग अलग हो जाती है। ये देख रहे हो ओरिजिनल उसमें से निकल रहा है, और ये ऊपर जो दिख रहा है एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको आपने ऑफसेट पाथ के थ्रू क्रिएट किया है। ये ऑफसेट पाथ के थ्रू क्रिएट किया हुआ टेक्स्ट, इसके एजेस को गौर करो, लुक देखो, फॉन्ट की डिफरेंट नजर आ रही है, ठीक है। और ये अब इसका फिल है, इसका फिल वर्जन है, इसको अलग अलग आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो फिल हुआ है, स्ट्रोक कोई नहीं लगा हुआ, स्ट्रोक लगा दूं, कलर डिफरेंट कर दूं और हाई करूं। अब ये आपके टेक्स्ट को ऑफसेट पाथ के थ्रू मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये एच एक ऑफसेट पाथ के थ्रू कंटेंट क्रिएट हुआ हुआ है बेवल की ऑप्शन को यूज करते हुए। बाद अगर आपको कुछ इस तरह का रिक्वायर्ड अगर हो सीन आर्टबोर्ड पे, तो ऑफसेट पाथ टेक्स्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। अच्छा, ऑफसेट पाथ के बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो हमें कवर करना है वो देखते हैं वो क्या है। बाद तो आपको जरूरत पड़ जाती है पाथ में इस ऑप्शन को यूज करना जिसका नाम है, पहले मैं आपको ये बता दूं, स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड क्या करता है, आप मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे स्क्वायर बनाते हो, पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर स्क्वायर लगाता हूँ या रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये बना दिया, ठीक है। डिफॉल्ट कर देता हूँ, ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही होगी आपको सबको, फिर इसका वाइट है। अब मैं आपको पाथ की ऑप्शन का इस्तेमाल बताने लगा हूं, स्प्लिट इनटू ग्रिड। आपको कहेगा कितनी रोज कितने कॉलम्स, कितनी रोज कितने कॉलम्स, यहां से बता दो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूं, ये देखो, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज और 2 कॉलम बना लेते हैं, चले 2 कॉलम बना दिए, 4 रोज बना दी। ये हर जो आपकी रो है उसकी हाइट है और ये उसकी विड्थ है। और ये है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आपका रोज के दरमियान की अलग से एक सेटिंग है, कॉलम के दरमियान की अलग से सेटिंग है। इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। आपके जो बनेंगे ना रोज, उनके दरमियान के फासले को गटर बोलते हैं, और कॉलम जो बनेंगे उनके ये कॉलम्स हैं। अगर आप 0 रखोगे, 2 कॉलम के दरमियान में गैप खत्म, कोई नहीं। जैसे आप 0.5 करोगे, इनके दरमियान में गैप आ जाएगा, ये है कॉलम गैप, गटर में सेट करते हो। और ये है रो गैप जो गटर में सेट करते हो। रो गैप देना है तो लेफ्ट साइड पे दे दो, कॉलम गैप देना है तो राइट साइड पे दे दो। ये गैप के लिए होता है, अगर आप देना चाहो तो दे देते हैं, चले 0.125 ये दे देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं ताकि आपको फर्क समझ आए। वो तकरीबन मैंने आधे इंच का गैप दे दिया, कॉलम में आधे इंच का गैप होगा, रोज में 0.125 का गैप होगा। ये टोटल हाइट और विड्थ इस पूरे फ्रेम की दिखा रहा है। अगर आप गाइड्स के थ्रू इसको दिखाना चाहो, गाइड्स भी ऐड करना चाहो, कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अभी तक मैंने ओके नहीं किया। ओके करने पे इस बॉक्स में देखना कितनी रोज और कितने कॉलम की ग्रिड बनने वाली है। नाम भी देखो क्या है, पाथ को क्या कर दो, स्प्लिट इनटू ग्रिड्स। और प्रीव्यू देखो तो यहीं पे नजर आएगा ओके करने से पहले। जो कर रहे हो तसल्ली से देखो, क्या वैसे ही किया जैसे लिखा हुआ था कि कुछ और हो गया, समझ रहे हो, कर कम कर दो, रो का गैप बढ़ा दो। समझ आ रही है, एक रेक्टेंगल को या स्क्वायर को नंबर ऑफ रोज और कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ तक के उसके दरमियान की स्पेस भी सेट कर सकते हो, करने के बाद ओके कर दो। ये लो, कितना खूबसूरती से आपने अपने उस आर्टबोर्ड को ग्रिड्स में यूज करते हुए, स्प्लिट इनटू ग्रिड्स में यूज करते हुए आपको क्रिएट करके दिखा दिया। और कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। ये देखो, अब आप अगर इंडिविजुअली इनमें काम करना चाहो, यू कैन डू इट।
ये देख रहे हो, सिलेक्ट हो रहे हैं, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। फिल कर दो इसमें, ये लो। सर आपने रोज से फोर सेलेक्ट की थी। हम्म। रोज में आपने फोर सेलेक्ट हाँ की तो थी। 4 ही रोज में, ये एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये पे एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। कॉलम 2 है, रोज 4 है। ठीक है, इसमें आप अगर चाहो डिफरेंट डिफरेंट इसमें एक्शन करके रख सकते हो। फिल भी आप डिफरेंट कर सकते हो, यहाँ तक के इसके स्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हो। ये देख रहे हो, यहाँ तक के ये भी लगा सकते हो, ये देख रहे हो, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, ये देख रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। हो रही है कि नहीं हो रही? और अगर मैं आपको ये कहूँ, साइड पे आ जाओ जरा इधर, ये देखो, दोबारा से देखो। करना क्या है कि सिंपल आपने उस जो शेप को जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको ग्रिड्स में कन्वर्ट कर दो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्क्वायर ही होता है, रेक्टेंगल ही होता है, कुछ और नहीं हो सकता। चलें इसको ट्राई कर लेते हैं, एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। पॉलीगॉन मैंने बना दी, ये आगे पॉलीगॉन। ठीक है, इसके ऊपर हम अटेम्प्ट करते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको जरा। वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका, ये लो, ताकि नजर आए आपको। और यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट मेन्यू में, पाथ में, स्प्लिट इनटू ग्रिड। जैसे आपने स्प्लिट इनटू ग्रिड किया, एक काम पहले से कर लेना, प्रीव्यू को ऑन कर देना। प्रीव्यू को ऑन करते ही आप देख रहे हो उस शेप को उसने दोबारा से एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। शेप कोई भी हो, उसको उसकी कोई परवाह नहीं, उसने उसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बनानी है, रेक्टेंगल फॉर्म में बनानी है। ये देखो, 2 रोज हो गई, 3 रोज हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कॉलम भी बना दूं, 2, चेक करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये लो, गैप दे दो इसमें थोड़ा सा, ये लो, गैप आ गया। कॉलम में भी दे देंगे गैप छोटा सा, ये लो जनाब। इसको हम अब सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं पूरे फ्रेम में यहाँ पे रख देता हूँ, ये लो। ये काम वैसे करना हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मैंने करवाया हुआ है वैसे। एक स्क्वायर बनाने के बाद उसको मैंने कहा नहीं था आप, और जो है वो ऑल्ट के साथ ड्रॉप करो, कंट्रोल डी करो, रिपीट हो जाएगा। फिर सारा कुछ सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, नीचे रिपीट हो जाएगा। वो काम करने की निस्बत ये आसान नहीं हो गया काम आपका, कि अगर आपने ग्रिड्स चाहिए, इक्वल साइज की चाहिए, विद गैप्स चाहिए, ये आराम से नहीं हो जाता काम आपका। गैप छोड़ना नहीं छोड़ना ये आपकी मर्जी है। ठीक है, कितनी विड्थ कितनी हाइट देनी है आपकी मर्जी है। अब अगली बात, ये आपके पास स्क्वेयर्स या रेक्टेंगल जो बने हुए हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इंडिविजुअली एक में काम करना है, ये लो, चेक करो, क्या ये अलग अलग हो जाएगा? क्या ये अलग अलग है भी कि नहीं? आप जब किसी इंडिविजुअल में काम करना चाहो तो क्या आपको अलाउ करता है या नहीं करता? ये देखो, ये आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये आपको एंकर्स नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे। किसी एक एंकर को सिलेक्ट करके अगर आप इधर से राउंड करना चाहो कर सकते हो क्या? ये लो, कितनी मजे की चीज है। इसका मतलब है आप अपनी मर्जी से इन शेप्स को चेंज करना चाहो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन से ये भी कर सकते हो। कितना जबरदस्त तरीके से आपको ये जो स्क्वेयर्स हैं, इसको अगर आप प्लान कर लो कि आपने डिजाइन एक इसका रेडी करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इनके दोनों एंड्स को राउंड करना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा टूल है कि दोनों एंड्स राउंड हो जाए? ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाले एंड्स और इधर वाले एक्सट्रीम एंड्स कि राउंड हो सकते हैं? हैं? नहीं नहीं, कॉर्नर्स राउंड करना चाह रहा हूँ इस स्क्वेयर्स के। तो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल यहाँ लेसो से हो जाएगा, सर वो शिफ्ट दबा के एक साइड लेसो से हो जाएगा, पे लेसो से पॉसिबल है, सर शिफ्ट दबाना पड़ेगा दूसरी साइड। लेसो से हो जाएगा, पॉसिबल है। एंकर एक्टिवेट करने हैं ना हमने तो। अब आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब आप कर रहे हो, आप ऐसे टेक्निकल टर्म्स को बोला करो। अब उन्होंने देख कितना खूबसूरती से कहा है एंकर एक्टिवेट कर दो, उनको पता है उन्होंने क्या कहा है। और जो आपकी टीम यहाँ बैठी हुई है उनको भी पता होना चाहिए उन्होंने क्या बोला है। क्या ख्याल है? हुआ है?
हुआ है कुछ? ये नजर आ रहे हैं? क्या हुआ है? जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले हैं आपको? चेक कर लो, हुआ है कि नहीं हुआ? कितना जबरदस्त तरीके से आपने अपना पूरा एक्शन कंप्लीट कर लिया। अगर मैं आपको कहूँ इनके कलर्स डिफरेंट कर दो, इनकी स्टाइल डिफरेंट कर दो, एंकर्स को पकड़ के आप इसकी शेप चेंज कर दो, सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब हो सकता है ना। इसका मतलब अभी स्टार्ट हमने क्या किया है, हमने स्प्लिट इनटू ग्रिड से काम शुरू किया है, जिससे होता कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड्स बन जाती हैं, स्पेस मैनेज करनी है, उनकी हाइट वाइट वेट वगैरह वो सब कुछ हो जाता है। फिर उसके ऊपर आपने उसको किस तरह आगे फर्दर अपने डिजाइन के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है। उसको आप यूज करो और इस्तेमाल करके इसको अपनी डिजाइन को अपनी मर्जी के मुताबिक बना लो। क्या ख्याल है? अभी फिलहाल मैंने आपको क्या सिखाया है, स्प्लिट इनटू ग्रिड। समझ आ गई है क्या इस्तेमाल है उसका? बाकी आगे जो भी करना है ये तो अगला लेवल है ना, कि इन टूल्स को इस्तेमाल करके क्या क्या इसको करेक्शन करते हैं, वो तो अलग से की बात है। अभी मैं फिलहाल जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ ऑप्शन को है स्प्लिट इनटू ग्रिड। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि स्प्लिट इनटू ग्रिड से होता क्या है। नेक्स्ट, पाथ में डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। नाम क्या है? डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। ये फर्क है। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक डिवाइड की ऑप्शन करवाई थी पाथ फाइंडर में, करवाई थी पाथ फाइंडर में डिवाइड। वो डिवाइड और इस डिवाइड में फर्क है। अब आप वो फर्क क्या है? एक काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस ऑप्शन के थ्रू डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर पाथ फाइंडर के अंदर जाके उसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। आपको साफ समझ आ जाएगी कि दोनों में फर्क क्या है। ये डिवाइड डिफरेंट है, पाथ डिवाइड डिफरेंट है फ्रॉम योर पाथ फाइंडर डिवाइड। ये जिस तरह कुछ शेप्स बना लेते हैं, इसकी कुछ कॉपीज कर लेते हैं। इसके ऊपर एक बिग सर्कल भी बना ही लेते हैं, ठीक है। ये कि मैंने शेप रेडी की। अब इसके ऊपर मैं एक लाइन लगाता हूं, एक डायगोनल लाइन लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। डायगोनल लाइन लगा दी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करने जा रहा हूं। लाइन इसमें टॉप पे है, बस ये याद रखना। और ये आपका डिवीजन लाइन होगी जो अपने बिलो ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देगी। इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनको क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी, तकसीम कर देगी। सबको सिलेक्ट करो, या अगर आप सॉरी सबको नहीं सिलेक्ट करना, आपने लाइन को सिलेक्ट करना है। ये टॉप पे यही है ना, टॉप पे लाइन ही है ना जो सबसे आखिर में मैंने टॉप पे ही है ना। इसको आपने कहना है ऑब्जेक्ट पाथ, और ऑप्शन का नाम क्या है? डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। क्लिक कर दो। अब स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ? थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ है। अगर आप साइड पे क्लिक करके इन ऑब्जेक्ट को मैं सबको सिलेक्ट करके साइड से जरा इसको पुश करता हूं राइट साइड पे, जिस जगह पे आपने लाइन रखी थी उसने तमाम ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से डिवाइड कर दिया। देख रहे हो? नजर आ रहा है? जहां से लाइन क्रॉस हुई थी उसने सारे ऑब्जेक्ट को वहां से काट दिया। ये तो रेक्टेंगल्स हो गए। अब दूसरी तरफ वाले रेक्टेंगल्स देखते हैं। इसमें हमें अब सर्कल्स जो देखते हैं, तो इसमें हमने अनग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं किया। ये लो, जो लाइन थी उसने सबको काट के रख दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड। ये लिखा हुआ था डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। ये है जी डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। अब आ जाओ जरा उस ऑप्शन पे। ये आपको समझ आ गया होगा कि जहां से लाइन क्रॉस हो रही है उसने उस लाइन के जो उधर वाले थे पार्टीशन उधर कर दी, उस लकीर के इस तरफ अलग हो गए। ऐसा ही है ना, जो भी था उसके नीचे सर्कल था आपका, टेक्स्ट हो, टेक्स्ट भी हो सकता था। अगर आपको कहूँ कि टेक्स्ट लिखो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, इससे कर लेना, लेकिन क्रिएट आउटलाइन पहले कर लेना।
डिवाइड क्या करता है, दोबारा से देखिएगा, यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट भी लिखा है उसको भी डिवाइड करना है, आप डिवाइड कर सकते हो। लाइक ये मैंने लिखा, थोड़ा साइज बिग कर देता हूँ, इसको ऊपर डिवाइड के लिए मैं ये देखो शेप में कन्वर्ट कर लेना, क्रिएट आउटलाइन, और यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ दरमियान में ऐसे, ठीक है। वेट अगर बढ़ाना है वेट बढ़ा दो लाइन का। अब मैं इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, टेक्स्ट इसके नीचे है, बिलो डिवाइड ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो अपेयर हो रहे हैं बिलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, ये लो जनाब। अब हुआ क्या, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया, जो उसके हेड्स हैं उनको सिलेक्ट किया, और करने के बाद अच्छा टेक्स्ट को नहीं किया इसने डिवाइड, क्या आउटलाइन नहीं किया था मैंने, किया था अनग्रुप, अनग्रुप अनग्रुप, ये लो देख रहे हो, वो पार्ट अनग्रुप, सॉरी कर देना, इसमें इसमें अनग्रुप करना पड़ेगा, ये लो चेक करो, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। मजे की बात है, इसको अब आप अपनी मर्जी से कलर वलर भी दे सकते हो, वो डिफरेंट शेप, डिफरेंट इसकी लुक आपको नजर आ रही है। कभी 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 इस तरह आपको चाहिए हो, अपने टेक्स्ट को भी डिवाइड करके रख सकते हो, अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन के अंदर इसको कोई यूज़ करना चाहो, कुछ बनाना चाहो, कुछ इसके साइड भी क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट, क्या ख्याल है, हो जाएगा। इसमें मजीद मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बना के डिज़ाइन का हिस्सा बना दिया जाए इसको। कभी भी कुछ इस तरह के अगर आपको डिजाइन रिक्वायर्ड हो, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी आपके पास ऑप्शन आ गई है, नाम है उसका डिवाइड। तो डिवाइड से आपकी डिवीजन क्रिएट हो जाती है, और आप अपने डिजाइन को बड़े खूबसूरती से पूरा उसको डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो, समझ बात को। तो कभी इस तरह का अगर आप कंटेंट अपना रेडी करना चाहो, डिवाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिवाइड आपका जो भी आपका उस शेप के नीचे, और आमतौर पर हम स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करते हैं, बाकी रेक्टेंगल होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, डिवाइड उससे भी हो जाता है कि क्या नहीं होता, ये आप करके देखिएगा। डिवाइड के बाद अगली बात, अच्छा इस डिवाइड में और जो आपने पाथ फाइंडर में डिवाइड यूज किया था, तो फर्क समझ आया, करके देखो। इसी तरह कुछ बना के पाथ फाइंडर का डिवाइड करके भी इस्तेमाल करना, फिर मुझसे शेयर करना कि क्या डिफरेंस आपने पाया इस डिवाइड में और पाथ फाइंडर के डिवाइड में। नेक्स्ट ऑप्शन, ये आपको होम टास्क दे रहा हूं कि अब दोनों का फर्क मालूम करना जरा कि क्या फर्क होता है। लास्ट ऑप्शन है जी, बल्कि सेकंड लास्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है, नाम से जाहिर है, वो कहते हैं ना इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, क्या क्या मतलब होता है उसका, सादा, सिंप्लीफाई करो, शॉर्ट करो, रिड्यूस करो, उसका जो एलिमिनेट होते हैं वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। मैथ में हम यही बात कर रहे होते हैं ना, जो चीजें खत्म हो सकती हैं खत्म कर दो, आप अपनी इक्वेशन को स्मार्ट कर दो, स्मॉल कर दो, रिड्यूस कर दो, जो एलिमिनेट हो सकते हैं वेरिएबल निकाल दो। इसमें थोड़ा डिफरेंट है चीज, ये देखिएगा, मैंने एक लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर आपको पता है कितने एंकर्स हैं, लाइन सेगमेंट है ना, दो एंकर होंगे, दो ही हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे एंकर ऐड कर दूं कुछ, ये देखो, ये देखो, मैंने थोड़े थोड़े फासले पे ना एंकर ऐड कर दिए, थोड़े थोड़े फासले पे एंकर ऐड कर दिए, काफी सारे हो गए। एक काम करता हूं, कुछ एंकर्स को सिलेक्ट करके इसमें शेप में चेंजेस कर देता हूं, कुछ एंकर्स को, ये लो, कुछ एंकर्स को मैंने सिलेक्ट करके शेप में चेंजेस कर दिए। ये अगर मैं
आपको ये कहता हूं कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली जो एंकर्स हैं इनमें से उन एंकर्स को ऑटोमेटिकली वो टेस्ट करेगा, चेक करेगा, चैलेंज करेगा, और शेप में अगर बिगाड़ पैदा नहीं होता तो उनको खत्म भी कर देगा। उन एंकर्स को, जो एडिशनल एंकर्स हैं जिनकी वो समझता जरूरत नहीं है, इनको वो खुद ही एलिमिनेट कर देगा, निकाल देगा। टोटल कितने एंकर्स हैं? मुझे लग रहा है कोई 8-10 होंगे। चेक करने कितने एंकर्स हैं? एक चेक करने का तरीका ये भी होता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, पाथ में, और सिंप्लीफाई पे क्लिक कर देना। अच्छा, सिंप्लीफाई पे जब क्लिक करोगे तो इसमें आपको कोई इस तरह की बार नजर आएगी। इसमें 3 डॉट्स जरूर क्लिक कर देना मोर ऑप्शन के लिए। जब ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको समझ ये आनी शुरू होगी, ये आपको इस ऑब्जेक्ट के बारे में टोटल डिटेल बता रहा है। ये देखो ओरिजिनल कितने पॉइंट्स हैं और नए कितने हैं, वो भी 8 ही हैं। वो कह रहा है मैं इसको रिड्यूस तो नहीं कर सकता, ऑटो सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शेप इस हद तक आपने इसको किया है चेंज कि अगर मैं इसमें से कोई एक एंकर को भी निकालूंगा तो शेप खराब हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर इनमें से कोई भी एक भी एंकर गया तो शेप हो जाएगी खराब। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, मैं जानबूझ के इधर कुछ एंकर ऐड करने लगा हूं। ये देखो, एक यहां पे ऐड कर दिया, एक यहां पे ऐड कर दिया, एक यहां पे ऐड, सॉरी, एंकर ऐड करने हैं, पहले सेलेक्ट कर लेना इसको। ये देखो, इस वक्त इस शेप के अंदर कितने एंकर्स हैं? 8 हैं। किसने बताया? सिंप्लीफाई के ऑप्शन में। अब मैं इसमें मजीद कुछ एंकर ऐड कर लगाऊं, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, एक यहां कर दिया। अब कितने हो गए? 8 और 3, 8 और 3 11 होंगे ना। 8 तो पहले थे, 3 मैंने आपके सामने ऐड किए। अब देखते हैं क्या करता है बिल्कुल छोटी सी ऑप्शन, कभी जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए करता क्या है। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पे जब मैंने क्लिक किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, अब मुझे बताओ कितने एंकर्स हैं और कितने तक वो कम कर सकता है? कितने लिखे हैं? 11 ओरिजिनल है, कितने तक रिड्यूस हो जाएंगे ये? फिर 8 तक हो गई। 8 तक। क्या उनके खत्म होने से शेप में कोई खाना खराब होगा उसका? वो 3 वो कौन से एंकर्स हैं जो मैंने अभी ऐड किए हैं, अगर वो निकल जाए कोई फर्क पड़ता है शेप पे? नहीं पड़ता। ये है इसका काम। क्योंकि वहां से शेप कर्व नहीं हुई। हाँ, कर्व नहीं हो रही या बेंड नहीं हो रही तो इससे क्या फर्क पड़ना है? एडिशनल एंकर वो खुद ही डिटेक्ट करता है और निकाल देता है। लेकिन वो किसी ऐसे एंकर को नहीं छेड़ता जिसके निकलने से शेप खराब हो। मिसाल के तौर पे वो दरमियान में मैंने उधर 2 एंकर डाल दिए थे, इधर करके मैंने 2 दरमियान में, स्ट्रेट लाइन के दरमियान में एंकर डाल दिए थे, वो अगर निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो मैंने जानबूझ के बाद में ऐड किए। सिंप्लीफाई क्या करता है? ऐसे एंकर्स को बीच में से वो देखता है जिसको निकालने से शेप में फर्क ना पड़े। बार बार एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, एंकर्स बनाई जा रहे होते, बनाई जा रहे होते हो, जिनको रिक्वायर्ड होता है चेंज वेंज करने के लिए वो तो कर दिया। जो नहीं किसी किस्म के आपके इफेक्ट्स में कोई चेंजेस लाने चाह रहे हैं या हो रही है तो वो खुद ही सिंप्लीफाई कर देगा उसको। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, मैं इसको जरा, ये देखो, जरा मैं शेप पे क्लिक करता हूं। अब आपको यहाँ पे वो एंकर्स आपको भी नजर आ रहे हैं जिसके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कौन से वो 3 एंकर्स हैं जो आपके 11 से 8 पे लाने में आपको हेल्प करेंगे? एक तो ये है, क्या इसके निकलने से कोई फर्क पड़ना है इस सेगमेंट पे? एक ये है, क्या इसके निकलने से कोई सेगमेंट पे फर्क पड़ना है? और एक ये है, ये 3 नजर आ रहे हैं एंकर, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे खुद ही। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि कभी ऐसी शेप हो जिसमें एंकर्स के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़ रहा हो, सिंप्लीफाई उसको खुद डिटेक्ट करता है और खत्म कर देता है। ये करने लगा, ये देखो, ये मैंने जो 3 दिखाए हैं ना, ये अभी खत्म हो जाएंगे, खुद ही हो जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, वो खुद ही डिटेक्ट करके। और मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया क्या है, सिंप्लीफाई। वैसे तो ये खुद भी आप इसको माइनस कर सकते थे रिमूव एंकर से, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स शेप बनी हो और आप उसमें ढूंढते फिरो यार एडिशनल एंकर्स हैं निकाल दें, ये कौन से एंकर निकालने से क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा आपको। आपके लिए ये काम, ये जॉब इजी कर देता है कौन? पाथ में सिंप्लीफाई। करूं क्या?
और आप वो देखो वो बता भी रहा है कि मैं 3 एंकर्स तक इसको खत्म कर सकता हूं, और वो 3 एंकर कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, जिसके आप ऑटो सिंप्लीफाई पे क्लिक कर दो, करने के बाद ओके कर दो। क्या अब वो एंकर खत्म हुए हैं या स्टिल मौजूद है? हो गए ना? ऑप्शन की समझ आ गई ना? बस यही काम है इसका। अच्छा, अब आखिरी चीज देखो, मैं यहां पे एक शेप बनेगी है, ठीक है? इस पूरे आर्ट बोर्ड्स पे एक ही शेप बनाई है, ये वाली, और उसमें एक मैंने काम ये किया कि इसकी आउटलाइन और इसकी फिल दोनों बंद कर दी। साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखें, साइड पे क्लिक करता हूं, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या इस पे कुछ है? नहीं नहीं, ये ऐसे होना को कि नहीं है, सर एक रेक्टेंगल है, दिख क्यों नहीं रही? उसका स्ट्रोकिंग उसका फिल नहीं, अगर आप देखना चाह रहे तो लेयर्स में मिलेगा। हाँ जी, लेयर्स पैनल में जरूर मिलेगा कि कुछ है, वो यहां से पता चल गया। ये वो रेक्टेंगल पूरी स्क्रीन पे कहाँ है मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन जैसे क्लिक करूंगा है। अच्छा, इसका मतलब एक सर्कल बनाता हूं, एक सर्कल भी जरा बना देता हूं, और इस वक्त देखो फिल भी ऑफ है, स्ट्रोक भी ऑफ है, वो देखो। अगर मैं यहां बनाता भी हूं कुछ, साइड पे क्लिक करूंगा, क्या दिखेगा? क्या है? कहाँ है? ये सीधी सी बात है, और एक ही है। अच्छा, एक तो ये हुई चीज, एक चीज और बताने लगा हूं। आपने जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, चलो इसको तो मैंने देखना भी है और समझाना भी है आपको। ये मैंने यहां से लिया, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन, मैंने इस एंकर को खत्म किया। इस एंकर को खत्म करने से पता क्या होगा? ये एंकर कट होगा तो क्या होगा? ये हाफ हो जाएगा। और अगर मैं इस एंकर को कट करूंगा तो क्या होगा? इससे प्रीवियस सेगमेंट के साथ जो इतना वाला टुकड़ा है खत्म हो जाएगा। और अगर मैं इस एंकर को भी डिलीट करूंगा तो क्या होगा? एक एंकर रह गया स्क्रीन के ऊपर, यहां करके है, देखो, है एंकर रह गया, शेप नहीं। अब ये एक एंकर की वजह से ये आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिख इसलिए नहीं रहा कि अगर उसके 2 एंकर्स होते तो दरमियान का सेगमेंट दिखता। जब एक ही एंकर रह गया तो उससे सेगमेंट कैसे दिख सकता है? अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर बनते जाते हैं टाइम के साथ साथ, जब आप डिजाइन आर्ट बोर्ड के ऊपर एक बुक बना रहे हो, कैटलॉग बना रहे हो 15 पेजेस के 20 पेजेस का, तो आर्ट बोर्ड पे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो जिसकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही, स्क्रीन पे है मौजूद लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है उसकी? आपका वो फिल एंड स्ट्रोक बंद कर दिया, इस वजह से नजर नहीं आ रहे। आपके एंकर डिलीट कर रहे थे, कहीं से एक एंकर वहां रह गया, एक एंकर यहां रह गया, एक एंकर किसी आर्ट बोर्ड पे रह गया। इनको इसका ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए कि नहीं बिफोर डिलीवर टू योर क्लाइंट? क्या इसको इस पूरे डिजाइन से निकाल नहीं देना चाहिए, जिसका रोल है ही कोई नहीं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस ही कोई नहीं उसकी, ड्यू टू इट्स फिल और प्रॉपर्टीज वगैरह की वजह से। ये क्लीन अप होता है यहां से, ये क्लीन अप, ये क्लीन अप। ये स्टॉप पॉइंट्स पता कौन से होते हैं? जो आखिरी पॉइंट रह जाता है एंकर, उसे स्टॉप पॉइंट बोलते हैं। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट पता कौन से होते हैं? अनपेंटेड ऑब्जेक्ट जिसमें फिल भी नहीं है, स्ट्रोक भी नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? अनपेंटेड, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही कोई नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? अनपेंटेड, ठीक है? और इसी तरह एम्प्टी टेक्स्ट पाथ्स भी हो सकते हैं जो आपके उसी तरह एक टेक्स्ट भी तो हो सकता है जिसके फिल और स्ट्रोक ऑफ कर दिया जाए। टेक्स्ट भी तो हो सकता है ना जिसके फिल और स्ट्रोक ना हो, जरूरी तो नहीं शेप की होती है। इन तमाम चीजों को ढूंढेगा पूरी फाइल में, जहां जाओगे खुद ही खत्म कर देगा, ये ऑटोमेटिक करता है। इस वक्त आपको 3 चीजें दिख रही हैं, थोड़ी देर पहले तक ओके करते ये तीनों चीजें जाने वाली हैं, ये देखो तो खत्म हो गए। इसका मतलब है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्यूरिंग योर क्रिएटिविटी और मेकिंग आपसे रह जाते हैं,
किसी वजह से भी रह जाते हैं, आप भूल जाते हो या कहीं बनाया था वो नहीं, आपने उसको याद रहा, उसको खत्म करना, आपने उसको अनफिल और अनपेंट ऑब्जेक्ट हो, एम्प्टी टेक्स्ट हो, या थर्ड क्या था, स्टॉप पॉइंट्स। स्टॉप पॉइंट्स होता है सिंगल एंकर जो एंड पे रह जाता है, वो चाहे सर्कल का एंड हो या वो पॉलीगॉन का हो, स्टार हो, एनीथिंग, आपको पता एंकर होते हैं। या आप अपने शेप, अपना टेक्स्ट को भी तो आउटलाइन में कन्वर्ट करके एंकर ही आते हैं, तो एंकर आपने डिलीट कर दी, एक आध रह गया कहीं, फिर उसको क्लीन करने का तरीका या ऑप्शन ये है। अच्छा जी, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर पाथ की ऑप्शन मैंने पूरी आपको कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई चीज, हाँ एक चीज रह गई है, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ये क्या है? रिवर्स पाथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको पता है जब आप कोई शेप बनाते हो तो इसके ऊपर अगर आपको मैं कहूं इसका एरो हेड एंड टेल लगा दो, लगा सकते हो। जब मैं कोई शेप बनाता हूं और शेप बनाने के बाद मैं कहता हूं इसका एरो हेड टेल लगा दो, लगा सकते हो। जब मैं कोई शेप बनाता हूं और मैं आपको कहूं इसका एरो हेड एंड टेल लगा दो, आप लगा सकते हो ना। चाहे कोई शेप हो, एरो हेड टेल उसकी लग जाती है। अब वो लगाते किस तरह है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ स्ट्रोक पैनल में। तो आप इन तीनों के ऊपर अगर आप हेड एंड टेल लगाना चाहो तो एक तो आप स्ट्रोक, यहाँ से आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्रोक है, प्रॉपर्टी पैनल में ये स्ट्रोक है, इधर क्लिक करो, ये एरो हेड टेल यहाँ से आता है, पता है ना, ये हेड है, एक टेल है, लगा देते हैं, ये लगा दिए, तीनों के आए हैं एरो हेड टेल। ठीक है, अगर मैं इसके कहूँ डायरेक्शन बदलनी है, मतलब ये हेड है, ये टेल है, टेल को हेड में डाल दो, हेड को टेल में डाल दो, ये हेड है, ये टेल है, हेड इधर आ जाए, टेल इधर आ जाए, डायरेक्शन बदलनी हो तो डायरेक्शन बदलने के लिए आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके पाथ में रिवर्स पाथ डायरेक्शन पे क्लिक कर देना। देखो सबका एरो हेड टेल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आइए समझ, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है अगर आप करना चाहो। अच्छा, अब अगली बात, अगर मैं आपको कहूं ये सर्कल है, यहां पे मुझे एरो हेड टेल ऐड करनी है, इस जगह पे क्या करूं, मुझे बता सकता है कोई? एंकर ऐड करके कोशिश कर एंकर ऐड करके कोशिश कर सकते हैं। और एंकर, चलो मैं ऐड भी, एंकर तो इधर पहले से पड़े हुए हैं, एंकर मैंने खत्म थोड़ी किए हैं, 4 एंकर तो हैं, ये देखो एंकर नजर नहीं आ रहे, 4 एंकर हैं, एंकर तो है पहले से, ये देखो, ये एंकर नहीं है, ये एंकर है, ये भी एंकर है, ये भी एंकर है, 4 एंकर तो ऑलरेडी हैं। डबल करने तो आपको पता कैसे करने, कैसे करने डबल, एंकर को डबल करना तो क्या करूं, पाथ में जाके ऐड एंकर कर दो, कल ही तो किया आपको, करवाया मैंने, ये हो गया एंकर ऐड, कितने सारे आ गए टू एंकर के बिटवीन एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाए, हैं? टू एंकर पॉइंट के बिटवीन एक एंकर पॉइंट ऐड हो हो गया, हो गया, हो गया, ये देखो एंकर ही एंकर आ गए, 4 थे ना, अब 8 हो चुके हैं, चेक कर लो, 8 नजर नहीं आ रहे क्या ये, और मैं छोटा करता हूँ, ये देखो अब आपको पॉइंट्स वादे नजर आ रहे हैं, ये एंकर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंकर्स है। मैं आपको कहता हूँ एरो हेड टेल हर एंकर पे आ जाए, क्या करें? एक एंकर पॉइंट को एक्टिव करके ऐड करें। और कोई इससे नहीं होगा, और कोई, ये देखो आज आपको जो टूल्स मैंने स्टार्ट करवाने हैं उसमें टूल नंबर 1 सीजर, सीजर टूल। इन टूल्स पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टूल्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे इस मामले में, रेजर, सीजर एंड नाइफ। सबसे पहले मैं आपको सीजर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सीजर क्या करता है कि आपके एक शेप को कहीं से कट करना हो, सीजर कट करने के लिए, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, एनीथिंग आप उसमें कट डाल सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो। सेगमेंट करने के लिए याद रखना आपने शेप के पाथ के ऊपर जाके क्लिक करना है, मैं नहीं कह रहा एंकर पे क्लिक करना है, पाथ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, सीजर उसको वहां से काट देता है, और काटने से अगर उस शेप के ऊपर हेड टेल लगा हुआ है वहां पे भी लग जाएगा।
क्योंकि ये अलग से सेगमेंट बन जाएगा। सेगमेंट का अपना हेड टेल होता है, सेगमेंट जो कि अलग ही हो जाता है तो उसका अपना हेड टेल इसलिए लगता है कि उस शेप पे हेड टेल लगा हुआ था, इस पे भी लग जाएगा। यह है सबसे आसान तरीका सीजर से। ये देखो, सीजर ऑन किया, ये सीजर, सी इसकी शॉर्टकट की है। जिस पॉइंट पे लाजमी बात है, जहां पे कट करना हो, रिबन होता है ना, रिबन रिबन को काटते हैं ना, इसी तरह समझ लो एक ये कि आपके पास एक पाथ है, पाथ के ऊपर अब आप एंकर के ऊपर जाके क्लिक कर दो, यस, ये जो पाथ के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दो, जरूरी नहीं है एंकर पे क्लिक करो, आप किसी जगह पे भी इसको क्लिक कर दो, आपका यहां पे सेगमेंट बन गया, सेगमेंट बन गया, सेगमेंट बन गया, सेगमेंट बन गया। जहां पे भी क्लिक करोगे वहां सेगमेंट बन गया, देख रहे हो। और सेगमेंट बनते ही वहां पे चूंकि इसके ऊपर लगा हुआ था क्या, हेड टेल, तो सेगमेंट पे भी ऑन हो गया। ये देख रहे हो, एक डिजाइन बन गया, सेगमेंट हो गया। अब आप लोग सर सेगमेंट हो गया, क्या ये सेगमेंट अलग हो सकता है इस पूरे पार्ट में से? वो आपने एक लोगो देखा होगा मल्टीफॉर्म का, ये पूरा रेड होता है, बीच में एक सेगमेंट अलग है, वो सेगमेंट हुआ हुआ है। नहीं देखा तो देखना जरा, आते जाते पूरा एक सर्कल लगा हुआ है, एक सेगमेंट अलग हुआ हुआ है, कर सकते हो आप, इसी तरह कर लेना, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसको अगर आप कहोगे तो ये लो, अच्छा। अब अगर आप कहो तो ये सेगमेंट अलग कर दूं क्या, ऊपर वाला, ये वाला कट, ये वाला, ये चले ये वाला कर दूं। अब वो किस तरह होगा, आप इस सेगमेंट पे क्लिक करोगे, ये देख रहे हो सेगमेंट आपका अलग है, देख रहे हो, ये इसने हाईलाइट कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉरी, ये लो, इधर क्लिक करो, साइड पे पहले क्लिक करके बाहर आओ, आप उसको आइसोलेट मोड से बाहर निकालो, ये देखो इधर क्लिक करने लगा, सेगमेंट सेलेक्ट हो गया। इसका वेट बढ़ा दूं, कलर कर दूं, साइज कर दूं, जो दिल करता है कर लो। एरो हेड टेल निकाल दो क्या, निकाल दो, स्ट्रोक में जाके इसको ऑफ कर दो। सेगमेंट आपने शो करना है विदाउट एरो हेड टेल, कर लो, ये लो, नन कर देते हैं, ये लो, ये लो, क्या ये सेगमेंट अलग हो गया, यहाँ का कलर भी अलग कर दूं क्या, ये लो, देख रहे हो। उस सेगमेंट को अगर आप डिलीट भी करना चाहो डिलीट कर दो। सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्शन टूल से, हर सेगमेंट को आप अलग कर सकते हो। ये सेगमेंट चूंकि आपने इसके दोनों एंड को कट किया है सीजर से, तो एक चलती हुई चीज है, उसमें अगर दो एंड्स काट दिए जाएं तो निकाल दो उसको बीच में से, खत्म होगी बात, सेगमेंट है ना, ये लो। डिलीट करना डिलीट कर दो। अगर आपने उसको अलग से ट्रीट करना है, स्ट्रोक लगा के कोई और एक्शन करके, वो कर लो। निकाल देंगे, निकाल दो, निकाल दिए मैंने, अंडू कर देता हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि सीजर क्या करता है, सेगमेंट कर देता है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सेगमेंट कर देता है। तो बाल का आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टार है, इसका भी सेगमेंट कर दो, ठीक है। इनको, इस सेगमेंट को मैंने खत्म करना है, इस पूरे ऊपर वाले सेगमेंट को मैंने खत्म करना है, तो सेगमेंट को खत्म कर लो आप, ये लो, यहां पे आओ और सीजर को क्लिक करो, और सीजर को क्लिक कर पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, पहले इसको, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लो, फिर सीजर को पकड़ो, सीजर को करके जिस जिस पार्ट को आप अलग करना चाहो वहां पे कट डाल दो, ये यहां कर दूं, इस पूरे ऊपर वाले एरिया को खत्म कर दूं सेगमेंट करके, यहां से क्लिक किया और इधर भी आके क्लिक कर दिया। क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा हुआ था इसलिए ये लग गया, और नहीं लगा होता तो नहीं करता कुछ भी, सेगमेंट हो चुका है। अब आप इस सेगमेंट को सिलेक्शन टूल से क्लिक करके अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज करो, प्रॉपर्टी, एनीथिंग यू कैन डू इट, सेगमेंट हो गया ना उसका, अलग ही सेगमेंट हो गया। बाकी अगर नीचे वाले पार्ट को अगर आप हाईलाइट कर लो और इसका अलग से एरो हेड टेल कलर जो दिल करता है कर लो, एरो हेड टेल खत्म कर दूं, ये लो,
या डिफरेंट कर दो, डिफरेंट भी कर सकते हो, अलग अलग भी एरो टेल डाल सकते हो। और वो देखो, ऊपर ऊपर वाले को भी अगर आप ऑफ करना चाहो स्ट्रोक में जाके इसका भी कर दो ऑफ। वो तो आपने लगाया हुआ है ना, जैसे लगाया था वैसे खत्म भी कर दो। ये लो, सेगमेंट हो चुका है वो। अब आप इस सेगमेंट को अलग से ट्रीट कर सकते हो, उसको अलग। इसका मतलब सीजर क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो अपने उस डिजाइन में उस ग्राफिक जो आपकी शेप है उसके अंदर आप अगर आपको सेगमेंट करना हो, और ये देखो सेगमेंट होते ही ये डिस्कनेक्टिविटी हो गई है, ये देख रहे हो, ये अलग हो गया और इधर वाला पार्ट अलग हो गया। जब ये अलग ही हो गया है तो सिलेक्शन टूल से ये एक्टिव भी होगा, और एक्टिव होगा तो चेंज भी कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहां तक के इसको अपनी मर्जी से शेप अप भी कर सकते हो। वो अलग सेगमेंट है, वो अलग सेगमेंट है। समझ रहे बात को? इसका मतलब सीजर क्या करता है, आपके पाथ को, पाथ मतलब जो भी शेप का आपका पाथ है, वो चाहे एंकर से आपने डिस्कनेक्ट करना है या बीच में कहीं से भी डिस्कनेक्ट करना कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एंकर को ढूंढना है आपने, नहीं, उस शेप के ऊपर पाथ जहां भी आपको जाओगे वहां पे आपको हाईलाइट होगा ब्लू कलर का पाथ, उस पर जैसे क्लिक करोगे डिस्कनेक्ट कर देगा, अलग कर देगा। उसको अलग करने के बाद आप अपनी शेप के जो भी आपकी अरेंजमेंट है इसकी करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो अवेलेबल है ही, ये आपके क्लिक करने पे एंकर्स आ ही जाते हैं। एंकर्स जब आ जाते हैं तो उसके ऊपर आप इंडिविजुअली अगर उसमें मजीद है उसमें कोई चेंजेस वेंजेस करना चाहो वो तो आपको करनी आती है ना, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, शेप वेप करनी हो, सेपरेट करनी हो, कॉर्नर्स को राउंड करना हो, ये कर सकते हो, ये लो। सीजर की समझ आ गई है? सीजर आपके पाथ के ऊपर चलता है, शेप के ऊपर चलता है, ठीक है, और उस पाथ को जहां से आप डिस्कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद बाकी टूल्स के वही यूज है जिसका बाकी आप कर रहे होते हो, उसको अप्लाई कर लेना। अच्छा, ये है जी सीजर। सीजर के बाद एक होता है नाइफ। नाइफ टूल क्या करता है, सीजर से तो आपको पता लग गया कि सीजर आपका कट कर देता है, सेगमेंट बना देता है। जहां तक नाइफ का ताल्लुक है, जो नाइफ का काम होता है टुकड़े करना, अक्रॉस दी शेप नाइफ को आप प्ले करके दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। तो ये अगर आपको रिक्वायर्ड हो इलिस्ट्रेटर में तो इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेना। जैसे ये आपकी एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं, कलर मैं इसमें कोई लाइट सा कलर भी रख देता हूं। अगर आप इसको दो हिस्सों में बांटना चाहो, किसी पॉइंट से भी आप इसको दो हिस्सों में टुकड़े कर सकते हो। वो किस तरह, एक तो मैं इसका स्ट्रोक बंद करने लगा हूं, स्ट्रोक को नन कर देता हूं, स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको लिया नाइफ को, ये देखो, ये नाइफ का आपका पॉइंटर सामने आ गया। अब आप इसको अगर काटना चाहो, ये लो, जिग जैग कट डाल दिया मैंने, जिग जैग ऐसे 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 करके कट डाल दिया। अब आपका ये सेगमेंट अलग हो चुका है, एक सेगमेंट दूसरे से अलग हो गया हुआ है। अब वो किस तरह आपको वेरीफाई होगा, ये टूल है, ये दिख रहा है बीच में कुछ आपके पॉइंट्स नजर आने शुरू हो गए जहां जहां से मैंने क्रॉस किया सीजर अपना नाइफ को। और ये आपके पास सिलेक्शन टूल भी है, सिलेक्शन टूल को आप डी सिलेक्ट करो साइड पे, और ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये देख रहे हो। ऊपर थोड़ा करूं इसको एरो, ये देखो, जहां से नाइफ को क्रॉस किया गया, अगर स्ट्रेट क्रॉस करता है स्ट्रेट डिवीजन हो जाती है, क्योंकि मैंने जिगजैग मूव किया है तो जिगजैग आपका क्रिएट हो गया है। इसका मतलब है कभी भी आप अगर चाहो अपनी शेप्स को नाइफ के थ्रू आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो इनटू पार्ट्स। अगर ये आपकी शेप है और नाइफ को आप अगर अटेम्प्ट करते हो, ये जी नाइफ, ये देखना, अब ये मैंने तीन जगह पे नाइफ को क्रॉस किया है। आपने जाना है सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन से सारा सिलेक्ट हो जाता है। आप साइड पे करो डी सिलेक्ट, फिर इस पे क्लिक करो, अब वो सेगमेंट सिलेक्ट होगा।
इसका मतलब नाइफ क्या करता है, आपके उस शेप को ब्रेक कर देता है, काट देता है, जो काम है उसका। तो नाइफ आपको, एक चीज और, नाइफ आपने दोनों एंड से क्रॉस करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा। या मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूं, इस बार मैंने आउटलाइन लगाता हूं, इसकी स्ट्रोक लगाता हूं, फिर करता हूं। कोई भी शेप बना लो, एनी शेप, लाइक ये शेप है, ये एक शेप है, इस शेप को मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, नाइफ को अटेम्प्ट करते हैं इस पे, और नाइफ को इस पर अटेम्प्ट करने से पहले मैं इसका स्ट्रोक भी लगा देता हूं, ब्लैक कलर का, चलिए स्ट्रोक भी लगा देते हैं। अब आपको वहां से स्ट्रोक भी नजर आ रहा है। नाइफ टूल पे जाओ, पहले सिलेक्ट कर लो, ओके सिलेक्ट हुआ है, नाइफ टूल पे जाओ, नाइफ टूल पे जाके मैं इसको ऐसे ऐसे क्रॉस किया है, स्ट्रेट ऑलमोस्ट। अब आपकी पिछली बार चूंकि स्ट्रोक नहीं था, तो स्ट्रोक की पैसेज नजर नहीं आ रही। इस बार चूंकि आपने स्ट्रोक डाला हुआ है, स्ट्रोक भी नजर आ रहा है आपको, ये देखो। मतलब क्या, जहां से सेगमेंट होता है नाइफ के साथ, वहां पे स्ट्रोक भी ऑटोमेटिकली फिट कर देता है। पिछले उधर इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि स्ट्रोक था नहीं। उधर इसलिए किया कि स्ट्रोक था, इधर नहीं था इसलिए नहीं इसकी प्रेजेंस नजर आ रही, उधर था तो इसलिए इसमें डाल दिया। स्ट्रोक भी इसमें प्रेजेंस अपनी अपनी रखेगा। हाँ, अब ये 3 सेगमेंट हो गए हैं, मजे की बात है। आप हर एक को अलग अलग डील कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। शिफ्ट के साथ क्लिक कर लेना, दोनों इकट्ठे सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, दरम्यान वाले को मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, ये लो। इस तरह आप अपनी शेप्स के ऊपर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ये काम क्या टेक्स्ट के ऊपर भी हो जाता है, नाइफ टूल है, वेरी वेरी सिंपल। अगर जरूरत हो कभी भी, आप अरेजर को, नाइफ को और सीजर को इस्तेमाल कर सकते हो। राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं आउटलाइन में कन्वर्ट, और ये सीजर को पकड़ते हैं, सॉरी नाइफ को लेते हैं, नाइफ के साथ मैं इसको काट देता हूं ऐसे करके। दो हिस्सों में बट गया होगा, इसमें आप इसको एक्टिव करो ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, साइड पे क्लिक करो, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को आप लहदा लहदा अनग्रुप, इसमें से अनग्रुप करना पड़ेगा आपको, ये लो। ये नाइफ किया हुआ है, अनग्रुप कर लेना। ठीक है, जब ये आपका सिलेक्शन क्लिक करने पे पूरी हो रही हो, तो आप समझ आना कि इसको अनग्रुप करना है। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड होता है अनग्रुप आपको करना पड़ता है। ये देखिए, ये नाइफ। अब लास्ट टूल इसमें जो होता है वो होता है अरेजर। नाम से जाहिर है अरेज करने के लिए होता है, जैसे रबड़ नहीं होता, आपका जो भी शेप बनी हुई है, पार्ट बना हुआ है, उसको खत्म करने के लिए, अरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरेजर आपको अलाउ करता है कि आप अगर कुछ अरेज करना चाहो, आप अरेज इस तरह कर सकते हो, टेक्स्ट को भी अरेज कर सकते हो, शेप को भी अरेज कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास एक शेप है, एक पॉलीगॉन बना के यहाँ पे रख लिया मैंने, और अगर मैं आपको कहूँ इसको अरेज करना है, अरेज अरेजर से थर्ड टूल, शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, अरेजर के कुछ अपनी सेटिंग्स भी हैं, ये भी सुन लो। ये है इसकी ऑप्शंस, डबल क्लिक करने से स्टूडेंट्स ऑप्शंस आती हैं, ये डबल क्लिक करोगे ना अरेजर पे, ये ऑप्शंस आ जाती हैं। अब अरेजर की जो शेप होती है, लाजमी होता है इसका कोई एंगल होगा, कोई राउंडनेस होगी, कोई साइज होगा। अरेजर की 3 प्रॉपर्टीज हैं, अरेजर का एंगल, अरेजर की राउंडनेस। अगर आप गौर करो इस वक्त ये टोटल राउंड अरेजर है, गोल। बाद अगर आपको अरेजर के शेप को चेंज करना पड़ता है, मतलब राउंडनेस को आपने कम करना है, फ्लैट, आपको फ्लैट अरेजर चाहिए, राउंड नहीं चाहिए, थोड़ा फ्लैट चाहिए। आप फ्लैट करने के लिए एंगल को यूज करोगे, ये देखो, सॉरी राउंडनेस, सॉरी फ्लैटनेस के लिए राउंडनेस को आप करोगे। 100% का मतलब बिल्कुल गोल,
जैसे जैसे आप जीरो की तरफ जाते हो, ये देखो राउंडनेस कम हो रही है, और ये बिल्कुल जीरो पे बिल्कुल लकीर सी नजर आ रही है, मतलब अरेजर राउंड नहीं रहा, गोल नहीं रहा। इसको आप अगर चाहो हाफ करना, 50% पे हाफ होता है। फुल अगर राउंड करना है तो ये 100% पे होता है। एक तो हो गया राउंडनेस, यहां से कंट्रोल करने। जब आपका राउंड होता है, एंगल से कुछ नहीं होता, आपको पता नहीं लगता, क्योंकि वो जहां मर्जी घुमा दो, एक गोल चीज है, उसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, गोल ही रहनी है ना उसने। लेकिन जब आप राउंडनेस कम करते हो तो आपको इसकी डायरेक्शन भी नजर आनी शुरू हो जाती है एरो से। ये डायरेक्शन, ये एंगल है सब में। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ऊपर की तरफ जाओगे 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री पे चला गया है। और ये आप घुमा के पूरे 360 जाविया पे लेके आ सकते हो। माइनस से ये माइनस में चला गया ना, एक है जीरो से आपका 180, एक है जीरो से -180, ठीक है। ये -80 और ये आपका 360 नहीं होगा। ये समझ लो, ये अगर आपका जीरो है तो ये इस तरह घुमा के ले आओगे 180 जावे पे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे तो ये -1 2 3, ये -90 हो गया, ऊपर +90, नीचे -90। इधर 180 तो नीचे से ये -180 या -179, जो आप डिग्री देना चाहो। ये इसका हो गया एंगल। अब एंगल आप यहां से कंट्रोल कर लेना। साइज जहां तक है स्टूडेंट, साइज यहां से करोगे। अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं साइज, ये देखो, अभी साइज तो छोटा ही होगा, एंगल और राउंडनेस पे गौर करना। अब आपको अरेजर का साइज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि साइज पॉइंट्स में है, छोटा सा है। मैं बड़ा करता हूं, ये देखो, तो शक्ल वही होगी जो एंगल और राउंडनेस की होगी। ये देखो, चेक करो, एंगल देख रहे हो, राउंडनेस देख रहे हो, और जहां पे कट लगाना है कट लगा दो। ये देखो, क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे तो टोटली यहां से अरेज हो जाएगा पार्ट। डबल क्लिक, और इधर भी डबल क्लिक करोगे, यहां से भी अरेज हो जाएगा। डबल क्लिक करने से उस सेगमेंट को अरेज कर देता है, उस शेप में से उसको निकाल देता है। और अगर आप क्लिक बस ड्रैग करोगे तो क्लिक कर दिया, और यहां पे आके क्लिक कर दिया, और यहां आके क्लिक कर दिया। सॉरी, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, तो सिंगल क्लिक के ऊपर हो जाता है। दोबारा देखो, बाल काटना, आपने अरेजर को डिस्ट्रक्टिव करने के लिए या तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, डिजाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। ये देखो, यहां पे गया, इसका एंगल मैंने तकरीबन 45 डिग्री कर दिया। कोई होता नहीं कैलीग्राफी का ब्रश जो होता है जिस तरह, ये समझ लो ब्रश की तरह का काम कर रहा हूं, अरेजर से मैं ब्रश का काम ले रहा हूं। 45 डिग्री कर देते हैं, राउंडनेस इसी तरह काम कर देते हैं। ये लो, साइज अगर और थोड़ा छोटा करना है कर लो, ये लो, ओके करता हूं। ये देखो, क्या नाम है, जी sir. अब्दुल्ला। ये लो, अरेजर का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अरेजर का साइज। छोटा कर लेते हैं, चले कोई बात नहीं। ये लो, इसका मतलब है अरेजर से आप अपना डिजाइन भी कोई क्रिएट कर सकते हो, कैलीग्राफी भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। आपको भी इस तरह का काम, एक्शन कोई रिक्वायर्ड हो अरेजर से, आप अपनी ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करना हो, वो किया जा सकता है लाइक दिस। यू कैन मेक एनीथिंग। समझ रहे बात को? अरेजर जरूरी नहीं होता कि खत्म ही करना होता है। अरेजर से आप उसको स्क्रीन के ऊपर कोई कंटेंट भी अपना डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि ये एक टोटल आपके पास एक एरिया था जिसको अरेजर के साथ आप बनाना है। ये लो, ये एक फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर अपना अपना कंटेंट अपना बनाना है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे कलर वलर कर दिया स्क्रीन, और यहाँ पे अरेजर को मैंने शेप दी अपनी जरूरत के मुताबिक। 3 चीजें होती हैं अरेजर के अंदर, एंगल, राउंडनेस और साइज, और ये होती है फिक्स। इस वक्त है फिक्स। मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप चाहो
इसको रैंडम भी कर सकते हो। रैंडम एंगल भी रैंडम, राउंडनेस भी रैंडम, साइज भी रैंडम। क्या मतलब है इसका? 45 डिग्री एंगल रैंडम, और रैंडम में यहां पे मैं 5 कर देता हूं। जरा गौर करना मैंने क्या करना, यहां इसको चले 20 कर देता हूं, जरा आपको वाज़ेह नजर आएगा। स्टूडेंट जरा गौर करना, ऊपर देखो एंगल में वो जो ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना, एग्जैक्टली 45 डिग्री है। जो राइट साइड पे जो ग्रे नजर आ रहा है वो है 45 प्लस 20 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है वो ग्रे, ब्लैक के लेफ्ट पे, वो है 45 माइनस 20। वेरिएशन क्या है? प्लस 20 से माइनस 20। राउंडनेस की बात कर रहा हूं, सॉरी एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल जो है वो 45 प्लस 20 और 45 माइनस 20 के दरमियान में वेरिएशन इन बिटवीन है। 20 प्लस 20 माइनस 45 में 20 ऐड करो तो क्या होगा? 65 एंगल, और 45 में माइनस 20 करो तो क्या होगा? 25। 45 में 20 माइनस करो, 25 माइनस में 45 और प्लस करेंगे तो 65। 45 में से 20 25, और 45 में 20 ऐड करो तो 65। ये 65 एंगल है राइट वाला, और उधर वाला 25 है। एंगल है। अब मैं आपको यहां पे इसका इस्तेमाल करके बताता हूं। राउंडनेस में देखो, राउंडनेस कितनी परसेंट है? 24% है। यहां पे जाके मैं 10 अगर दे दूं परसेंट, क्या मतलब होगा इसका? ये मैं छोटी से पॉइंट है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। राउंडनेस पे गौर करो, ये 24% है राउंडनेस, दरमियान वाला ब्लैक। इधर वाले की क्या राउंडनेस है? 24 प्लस 10 34। इधर वाले की, उधर की राउंडनेस क्या है? 24 माइनस 10। 24 माइनस 10 क्या होता है? 14। वो ये राउंडनेस कितनी है? ये वाली, ये देखो राउंडनेस ये कितनी है? इसमें से इतना माइनस कर दो। ये राउंडनेस कितनी है? इसमें इतना ऐड कर दो। ये है 34, ये है 14, और ये क्या है? एक्चुअली 24। एंगल और राउंडनेस। और तीसरी चीज क्या है? साइज। साइज को क्या कर दिया मैंने? रैंडम। और कितने पॉइंट्स है? साइज कितना है? अगर मैं यहां पे साइज पे गौर करो, दोनों एंड्स के ऊपर, एक तरफ साइज क्या है, दूसरी तरफ साइज क्या है, दरमियान में साइज क्या है? 25 पॉइंट्स। राइट वाले के साइज क्या है? 25 प्लस 20 45। उधर वाले का क्या है? वो जो नजर ही नहीं आ रहा। 25 में से 20 माइनस कर दोगे 5 पॉइंट्स इन बिटवीन। मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएशन क्या होती है? प्लस एंड माइनस। अब आपको सर ये जो किया है कहां नजर आएगा? ये देखो यहां नजर आएगा, ये गौर करना। एक बार क्लिक करता हूं तो क्या, दोबारा क्लिक करता हूं तो क्या, जरा गौर करना, हर दफा देखो क्या हो रहा है। वेरिएशन देखो, एंगल देखो, वेरिएशन देखो, हर दफा रैंडम हो रही है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई एंगल, कभी कोई राउंडनेस, कभी कोई उसकी वैल्यूज। ये रैंडम है ना? अरेजर को मैंने क्या कर दिया है? रैंडम। क्या तीनों चीजें चेंज हो रही हैं? तीन चीजें कौन सी हैं? एंगल, राउंडनेस, साइज। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हर क्लिक के ऊपर डिफरेंट हो रहा है। ये कहां से फीड मिल रही है इसको? कहां से वैल्यूज आ रही हैं? जो आपने सेट की हैं। कहां पे? अरेजर की सेटिंग में। जो सी वैल्यू सेट की है, हाँ, तो उसको बाद आपने रैंडम की वैल्यू दी है, इन बिटवीन बिटवीन माइनस और प्लस और माइनस हो रही है। किसको समझ नहीं आई? और ये देखो मजे की बात है, यहाँ पे अगर आप कोई अपना राइटिंग भी करते हो ना, यहाँ पे कुछ अगर आप कैलीग्राफी भी करना चाह रहे हो तो वो आपको यहाँ पे रैंडम वैल्यूज जनरेट कर रहा है इसकी।
कहीं कुछ मोटाई नजर आ रही है, कहीं कुछ उसकी डायरेक्शन नजर आ रही है, कहीं कुछ एंगल नजर आ रहा है, कहीं कुछ उसकी साइज नजर आ रहा है, डिफरेंट वेरी हो रहा है, वेरी रैंडम आपने कर दिया, साइज भी वेरी हो रहा है, एंगल भी वेरी हो रहा है और राउंडनेस भी वेरी हो रही है, तीनों प्रॉपर्टीज वो चेंज कर रहा है अपनी। हाँ, और ये मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा, हर दफा वो डिफरेंट एंगल, डिफरेंट साइज और डिफरेंट डायरेक्शन ले रहा है, रैंडम, फिक्स नहीं है। फिक्स में क्या होता है कि जो वैल्यू दे दी है बस वही रहेगी, एंगल भी, राउंडनेस भी, साइज भी। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये तीन ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट, वैसे ये क्या होता है, फिक्स होता है। और बाय डिफॉल्ट वैसे होता क्या है, रीसेट करने से पता चल जाएगा, ये होता है बाय डिफॉल्ट रीसेट। तीनों चीजें क्या होती हैं, फिक्स है। एंगल क्या होता है, 0। राउंडनेस क्या होती है, 100%। और डिफॉल्ट साइज क्या होता है किसी इरेजर का, 10 पॉइंट्स, अनटिल अनलेस आप चेंज ना कर दो या इसको रैंडम ना कर दो। अरेजर की उम्मीद है मैंने डिटेल बता दी आपको। इसको आप अपने जहां पे भी इस्तेमाल करना हो, आप इसको, सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप अगर अरेजर को इस्तेमाल करना चाहो अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, अरेजर इस पे भी चलेगा। स्टूडेंट्स, कल क्लास होगी हमारी, सेम टाइम पे क्लास होगी। कल 1:15 कोशिश करेंगे क्लास स्टार्ट हो जाए हमारी। थर्सडे है ना। अब आपने जो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आना है वो 12:30 बजे आना है, अगले हफ्ते में। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आपने 12:30 बजे आना है, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को हमारी अगली क्लास स्टार्ट हो रही है जुमेरात को। तो 3 दिन जो इसके बाद आएंगे, एक तो कल का लेक्चर है, एक 3 आगे हैं, 4 लेक्चर्स हमारे होंगे। कल मैं कोशिश करूंगा 1:15 स्टार्ट कर दूं। इसके बाद जो क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस आपकी जो रिमेनिंग है वो 12:30 बजे, और तकरीबन हम उसको फिर 2:45-3 बजे तक लेके चलेंगे, ठीक है। एनिमेट के लिए मैं आपको कोई और दे दूंगा, क्योंकि ये कंटेंट में इसका जो है ना, स्टूडेंट्स रह गया हमारा कुछ। और 10 तारीख का मेरे पास डेट भी आ गई अगले मॉड्यूल की, मैं इसको इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है। उसका उसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। वैसे कितना काम किया है, हाँ, कुछ बना है कि नहीं बना, कंटेंट बना है थोड़ा बहुत, कि ऑडियो पीछे ये वो कुछ नहीं किया, वीडियो बनी है, MP4 वगैरह बनाया कोई, जिफ बनाई है, जिफ है, मतलब साइलेंट साइलेंट बनाई है अभी तक, विदाउट वॉइस, विदाउट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक इफेक्ट्स वगैरह। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आफ्टर इफेक्ट है ना, इससे एडवांस जो है वो एनिमेशन का एक नया वेरिएशन है, आफ्टर इफेक्ट्स। बड़ा मजे का टूल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको ना एक दिन इसका दूंगा, उसमें मैं आपको अगले वीक में मेरे पास दिन आ रहा है, मैं आपको एक दिन दूंगा, एक दिन उसमें पूरा सेट करेंगे इसके लिए, एनिमेशन के लिए मैं आपको एक दिन पूरा सेट करूंगा। मैं पहले कोशिश करता हूँ इसको मैं वाइंड अप कर दूँ कॉन्टेंट को, फिर आपको दिन बताता हूँ कौन सा है, ठीक है। अगले वीक में मेरी एक जगह पे ऑफ है, तो अगले वीक में मेरे पास टाइम होगा, तो अगले वीक में हो सकता है मैं आपको एनिमेशन वालों को जुमेरात को अर्ली कॉल कर लूँ, ठीक है, अर्ली कॉल कर लूँ, ताकि इनका भी काम हो जाए, आपका भी हो जाए। असल में नया बैच लॉन्च हो रहा है, वो इंशाल्लाह 1:30 बजे होना है, तो उस दिन हम क्लास कर सकते हैं, जुमेरात वाले दिन, अगली जुमेरात वाले दिन चांसेस हैं हम क्लास कर सकते हैं। तो अगली जुमेरात को जो स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको आने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख है ना अगली जुमेरात को, 10 आ रही है, बस ठीक है। तो 10 तारीख को हमारा नया बैच लॉन्च हो जाएगा, 10 को, ठीक है। 10 को आपको पुराने स्टूडेंट्स को आने की जरूरत नहीं, जो एनिमेट वाले हैं उनको मैं बुला लूंगा 12 बजे के करीब, ताकि हम एक 1-1.5 घंटे का सेशन कर रहे हैं। हाँ, ये लास्ट क्लास हो गया एनिमेशन की। जो आपकी क्यूरीज हैं, या जो कुछ मैंने आपको खासतौर पे बोन टूल के बारे में बताना है, या MP4 कैसे बनती है वो आपको बताना है, कुछ रिगिंग के बारे में बताना है, तो ये 2-4 चीज़ें एनिमेट में आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जुमेरात वाले दिन हम डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि हम लोग जुमेरात वाले तकरीबन 12 बजे के करीब ऑन कर देंगे, ताकि हमारे पास 1.5 घंटा होगा, तो 1:30 बजे हमारा नया बैच के लिए मुझे क्लास देनी है, तो हमारे पास 1.5 घंटा होगा, जुमेरात वाले दिन कर लेंगे 10 तारीख को, ठीक है। अभी मुझे ये चलने दो, क्योंकि अभी इसका कंटेंट अभी बाकी है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये भी रह जाए वो भी रह जाए, सब कुछ बीच में लटक जाए, कोई कोई चीज़ तो क्लियर हो जाए ना हमारी। अच्छा, ये देखो, आप अगर
अरेजर को यूज करना चाह रहे हो किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, तो आउटलाइन में पहले कन्वर्ट कर लेना। आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद आप यहां पे भी अरेजिंग का एक्शन कर सकते हो। ये देखो अरेजर, सबसे पहले तो इसका डिसाइड कर लेना क्या है करंट वैल्यूज, यही चाहिए, फ्लैट करना है, राउंड करना है, एंगल देना है, साइज देना है, जो दिल करता है कर देना, रैंडम करना है, आपकी मर्जी। अब ये अरेजर अवेलेबल हो गया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये अरेज ही हो रहा है, ये अरेज ही हो रहा है। यहां तक कि इसको अलहदा भी कर सकते हो, ये लो, ये अरेज हो रहा है। आउटलाइन में कन्वर्ट करके करना, अरेज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, उसने अरेज ही, अरेज का काम ही ये था, अरेज करना, ये लो अरेज हो गया, ये लो। अब वो आप उसके इनसाइड अरेज करते हो या पूरे हाफ को कट कर देते हो, ये तो आपकी मर्जी है ना कि क्या करना चाह रहे हो। तो अरेज क्या करता है, लेकिन आप अपने टेक्स्ट को जब कभी अरेज करो, आउटलाइन में कन्वर्ट करके फिर अरेज करो, और इसको अच्छा डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करके आप इसको अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो।